हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज की क्लास में हम इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले 2 भागों में हमने मुख्य रूप से समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कौन कौन से तत्व या कौन कौन से लक्षण मौजूद है जो कि भारत को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में बताते हैं, और दूसरे भाग में हमने यह समझा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में वो कौन कौन से लक्षण मौजूद है जो कि भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में बताते हैं। आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से समझना है कि भारत में मुख्य रूप से 1990 के बाद कौन से आर्थिक सुधार हुए। आर्थिक सुधार नाम से ही समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था में किस किस प्रकार के स्टेप लिए गए ताकि अर्थव्यवस्था सुधर सके और अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर सके। तो समझते हैं आर्थिक सुधारों को। राजस्व कम होने पर भी, ये राजस्व क्या चीज होती है? आपने नाम सुना होगा बजट। जिस प्रकार बजट घरेलू स्तर पर बनाया जाता है उसी प्रकार देश के स्तर पर भी बजट बनाया जाता है। बजट का मतलब क्या होता है? हम ये अनुमान लगाते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम ये एक अनुमान लगाते हैं कि इस महीने मुझे कितनी आय प्राप्त होगी और मेरा क्या क्या खर्चा है। उस हिसाब से हम अपने खर्चों और आय को मैनेज करते हैं। तो सरकार भी जब बजट बनाती है तब यह देखती है कि सरकार के पास आय कितनी होगी और खर्च कितना होगा। सरकार को आय कैसे होती है? मुख्य रूप से टैक्स से होती है और अन्य सेवाएं जैसे कि रेलवे वगैरह सेवाओं से होती है। तो कितनी आय होगी और क्या क्या खर्चा होगा। खर्चों में क्या होता है? शिक्षा पे कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पे, सड़कें कितनी बनानी है, कोई बिल्डिंग क्या बनानी है, पुल बनाना है, ये सारे खर्चे होते हैं सरकार के। तो सरकार की जो आय होती है जो कि मुख्य रूप से टैक्स या नॉन टैक्स से मिलती है उसे बोला जाता है राजस्व। तो अगर सरकार का राजस्व कम होता है लेकिन फिर भी सरकार को शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, गरीबी के मामले में, कल्याण के मामले में तो खर्च करना ही करना होता है, और इस चक्कर में इस खर्चे को बराबर करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, कल्याण जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन कार्यों के कारण सरकार को अपने राजस्व से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। राजस्व मैंने बताया कर और सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से जो कोष पैदा होता है उसे राजस्व बोला जाता है। एक तरीके से सरकार की आय को राजस्व बोला जाता है। तो राजस्व कम होने पर, सरकार की आय कम होने पर भी सरकार को बेरोजगारी में, गरीबी में, अन्य कल्याण के काम के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। जब व्यय यानी कि खर्चा आय से ज्यादा हो तो सरकार उधार लेती है, और उधार लेने के लिए कौन कौन सी संस्था है? जैसे कि बैंक है, आम नागरिक जन सामान्य है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनसे सरकार को उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध करती है। लगभग हर साल ही हर बजट में सरकार का व्यय ज्यादा ही होता है। जनरली सामान्यतः यह देखा गया है कि सरकार का खर्च ज्यादा ही होता है, आम अपेक्षाकृत कम होती है, आय अपेक्षाकृत कम होती है। तो सरकार को फिर इन संस्थाओं से उधार लेना ही पड़ता है। इसे ही कहा जाता है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 1990 तक आते आते सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि कर्जे लेकर भी स्थिति संतुलन से बाहर होने लगी। 1990 आते आते सरकार का व्यय, सरकार जो खर्चा करती है वो इतना ज्यादा होने लगा कि उधार लेके भी वो चीज सही मैनेज हो नहीं पा रही थी। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, महंगाई होने लगी, आयात अधिक होने लग गया जबकि निर्यात कम। आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है? जब एक देश दूसरे देशों से चीजें मंगवाता है, खरीदता है, उसे कहा जाता है आयात, आना। और जब कोई देश दूसरे देशों को अपनी चीजें बेचता है उसे कहा जाता है निर्यात। तो हमारा आयात बढ़ने लग गया 1990 तक आते आते, यानी कि हम दूसरे देशों से चीजें ज्यादा खरीदने लगे, और निर्यात कम होने लगा, मतलब दूसरे देशों को हम चीजें कम बेच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि 15 दिन के आयातों का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया। भाई हम आयात ज्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे, यानी कि हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं। चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं तो अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब अलग अलग विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया,
ये सारी चीजें जिस भंडार में होती है वो हमारा धीरे धीरे खर्च होने लग गया, खत्म होने लग गया। अब ये खत्म होगा, हमें और चीजें आयात करनी है। आपके पास ये विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं तो फिर कैसे आप आयात करोगे, और आपको कुछ आवश्यक चीजों को तो आयात करना ही करना पड़ेगा। तो उस 1990-91 में ये बड़ा संकट पैदा हो गया था भारत में। इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से बचने लग गए। भाई ऐसी कंडीशन देखकर, भारत में ऐसी कंडीशन देखकर जो विदेशी निवेशक है, विदेशों के वो लोग, वो कंपनियां जो भारत में पैसा लगाती है अलग अलग कंपनियों में, तो ये विदेशी निवेशक जो है वो भारत में निवेश करने से बचने लग गए। इसका मतलब इस रूट से भी, इस तरीके से भी भारत में पैसा आना बंद हो गया। इस संकटकालीन समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इससे कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा है। भाई भारत में इतनी सारी संकट आ गया 1990 तक आते आते, तो भारत कहां गया हेल्प लेने के लिए? IBRD, जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है, और एक IMF, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है हिंदी में, इनके पास गए और बोला कि हमें कर्ज दे दीजिए, हमारे यहां संकट पैदा हो गया है। तो भारत को $7 बिलियन का ऋण मिला, मतलब लोन मिला इन संस्थाओं से। लेकिन इन संस्थाओं ने, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत पर बहुत सारी शर्तें रखी और उन्हीं को बोला गया आर्थिक सुधार। तो परंतु इस ऋण के लिए भारत पर अनेक शर्तें लगाई गई, जैसे कि सरकार उदारीकरण करेगी। अभी समझेंगे हम उदारीकरण क्या होता है। नाम से आप समझना चाहो तो उदार व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा ढील दो, मजबूती से पकड़ कर मत रखो, बहुत सारे नियम कायदे कानून मत लगाओ। तो सरकार उदारीकरण करेगी भारत की सरकार। निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी। जो प्राइवेट कंपनीज होती है, निजी क्षेत्र होते हैं, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध थे 1990 से पहले, तो उनको हटाया जाएगा। अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। सरकार अलग अलग क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती थी, तो उस वजह से वो क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाते थे। तो इन संस्थाओं ने, IBRD और IMF ने बोला कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन बदले में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इसके अलावा भारत अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाएगा, मतलब विदेशी व्यापार भारत मुक्त रूप से करेगा, यह शर्त भी लगाई गई। तो भारत ने इन संस्थाओं की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लोन मिला इन संस्थाओं से, इन संस्थाओं ने शर्तें लगाई कि भारत, आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये चीजें करोगे। तो भारत ने इन शर्तों को मान लिया। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया, जिससे व्यावसायिक वातावरण का निर्माण हो सके, ताकि देश में अच्छे से व्यवसाय पनप सके, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। इसके लिए ये नई आर्थिक नीति, ये नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई। इन उपायों से भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था। इन सुधारों का एक लक्ष्य और था कि एक तो भुगतान संतुलन का सुधार करना था और एक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना था। ये भुगतान संतुलन क्या होता है और ये मुद्रास्फीति क्या होता है, समझते हैं। भुगतान संतुलन मतलब कोई भी एक देश दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो आयात करने से जो पैसा गया और निर्यात करने से जो पैसा आया, उसका जो लेखा जोखा कहलाता है, उसे कहा जाता है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन एक साल में एक देश का शेष विश्व के साथ, विश्व के बाकी देशों के साथ समस्त लेन देन का जो विवरण है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। एक देश एक साल में दूसरे देशों के साथ जिस प्रकार का व्यापार कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, उसका विवरण करना, उसका लेखा जोखा करना क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। दूसरा है मुद्रास्फीति। क्या होता है मुद्रास्फीति? आसान भाषा में समझा जाए तो महंगाई। जब चीजों की कीमत, जो औसत कीमत है, वो बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है महंगाई, मुद्रास्फीति। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश में लोगों के पास क्रय करने के लिए, यानी कि खरीदने के लिए मुद्रा बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है और सामने सामान कम है, तो कम सामान और पैसा ज्यादा, तो इस चक्कर में, इस स्थिति में आपके मुद्रास्फीति, महंगाई की चीज उत्पन्न हो जाती है। तो भारत में ये जो नई आर्थिक नीति थी, जो ये नए आर्थिक सुधार थे, उनका एक लक्ष्य ये भी था कि हम भुगतान संतुलन को ठीक कर सके, अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा सके और साथ में मुद्रास्फीति, महंगाई को भी कंट्रोल कर सके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और
बढ़ती कीमतों पर अंकुश रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सरकार ने 3 नीतियां अपनाई। कौन कौन सी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम आम भाषा में LPG रिफॉर्म भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये आर्थिक सुधारों के 3 स्तंभ है। एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका उदारीकरण, नाम से ही समझ में आता है। उदारीकरण मतलब कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा उदार तरीके से चलाओ, ज्यादा कंपनियों पर प्रतिबंध मत लगाओ, इसे ही बोला गया उदारीकरण। अब इस प्रतिबंध हटा देने से क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो मुक्त रूप से व्यापार कर पाएगी, प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, नए नए उत्पाद बना पाएगी, नए क्वालिटी के उत्पाद बना पाएगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो पहला स्तंभ है उदारीकरण। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाए गए नियम कानून ही विकास के लिए बाधा बन गए। आजादी के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया तो गया भारत में, लेकिन इन आर्थिक गतिविधियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण एक तरीके से आर्थिक विकास थोड़ा सा बाधित हो गया। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। तो इन्हीं प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को मुक्त रूप से चलाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण की नीति कहलाता है। उदारीकरण से पहले लाइसेंस व्यवस्था थी। किसी भी व्यक्ति को अपनी फैक्ट्री खोलनी है, अपना फर्म खोलना है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। उसको बंद करने के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं थी। तो इस उदारीकरण से इस लाइसेंस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो उदारीकरण से पहले भारत में लाइसेंस व्यवस्था थी, जिसमें किसी भी फर्म को सरकारी अधिकारी से लाइसेंस लेकर ही फर्म को खोलना या बंद करना होता था। मतलब बहुत सारे नियम, कायदे, कानून थे, बहुत सारे प्रतिबंध थे। तो 1991 के आर्थिक सुधारों में इस लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया उदारीकरण के अंतर्गत। लगभग सभी क्षेत्र में इस लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किन क्षेत्रों को छोड़कर? मतलब अभी भी, आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लाइसेंस लेना पड़ता है। हालांकि ये हैजार्डस उद्योग है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, इसीलिए इन पर लाइसेंस व्यवस्था कायम है। जैसे कि अल्कोहल उद्योग है, सिगरेट उद्योग है, जोखिम भरे केमिकल रसायन है, औद्योगिक विस्फोटक है, विमानन है, औषधि है। इन क्षेत्रों में अभी भी लाइसेंस व्यवस्था कायम है। बाकी बहुत सारे क्षेत्र, लगभग सारे ही क्षेत्रों पर लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ताकि जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो मुक्त रूप से आगे बढ़ सके, उदारीकरण हो सके। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र पर 1991 और उसके बाद विशेष ध्यान दिया गया। इस उदारीकरण के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया सरकार की तरफ से। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वित्तीय क्षेत्र है, मतलब बैंक है, नॉन बैंक है, ताकि लोगों को आराम से लोन मिल सके, वो अपना उद्योग कर सके, फैक्ट्री लगा सके और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। उदारीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल गई। हमने देखा था कि विश्व की अर्थव्यवस्था को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। यहां पर प्राइवेट कंपनियां भी है, सरकारी कंपनियां भी है। यह शिफ्ट कब हुआ? यह 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हुआ। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अपना झुकाव समाजवादी की तरफ था। मतलब अर्थव्यवस्था में सरकार का जो प्रतिबंध है वो ज्यादा था, सरकार का दबदबा ज्यादा था। लेकिन इस 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद क्या हुआ? हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ बढ़ने लगी। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट कंपनीज है उनका भी दबदबा आने लगा। तो इस 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल गई। इसलिए कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों और नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? उदारीकरण है। प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार को सरल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। यह अपना आर्थिक सुधार का पहला पिलर था। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार, ऐसे वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है।
भाई वित्तीय क्षेत्र हमने देखा कि इस उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया गया, एक तरीके से लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए सुधार के तरीके अपनाए गए। इसमें जो कमर्शियल बैंक है वो भी आ जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, निवेश बैंक है, वो भी आ जाएंगे, विदेशी मुद्रा बाजार, जहां से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम मान लीजिए कि डॉलर देकर पैसा खरीदते हैं या पैसा देकर डॉलर खरीदते हैं, इसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा बाजार। ऐसा बाजार जहां पर विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है वो विदेशी मुद्रा बाजार है। तो इस उदारीकरण के अंतर्गत इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अब इन संस्थाओं पर कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तो इन संस्थाओं पर किसका नियंत्रण होता है? रिजर्व बैंक, यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पर नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में भी कमी की गई, टैक्स में भी थोड़ी कमी की गई, ताकि लोग अपने उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे सके। अब ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे कि आपका इनकम टैक्स है, आयकर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये आपके प्रत्यक्ष कर में आएगा। मतलब कि प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय और व्यवसाय में होने वाले लाभ पर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जिसे बोला जाता है। वहीं अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? जैसे कि जीएसटी है, तो ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक कर है। तो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में भी कमी की गई इस उदारीकरण के अंतर्गत। आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गई। अब आयात करने के लिए भी बहुत सारे हर्डल थे, बहुत सारे लाइसेंस व्यवस्था थी, उनको भी धीरे धीरे कम किया गया और समाप्त किया गया। दूसरा पिलर है आर्थिक सुधारों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। नाम से क्या हमें समझ में आता है कि जिन जिन क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से सरकार का ही कंट्रोल था, उन क्षेत्रों में अब प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री दी गई। कुछ सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों में बदला गया और कुछ सरकारी कंपनियों में प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी गई। थी वो सरकारी कंपनी, लेकिन उसमें कुछ जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए गए। इसे ही बोला जाता है निजीकरण। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर जो प्राइवेट कंपनी है उनका दबदबा रहता है। तो इस निजीकरण की जो ये अवधारणा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र या व्यक्तियों की भूमिका को आगे बढ़ाना है। जैसा मैंने बताया कि निजीकरण में मुख्य रूप से जो निजी क्षेत्र है, जो निजी व्यक्ति है, प्राइवेट लोग हैं, उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री देनी है। 1991 से पहले, मतलब इन आर्थिक सुधारों से पहले, सार्वजनिक क्षेत्र ही उत्पादन की गतिविधियों में मुख्य थे। मुख्य रूप से भारत में जो उत्पादन करता था वो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी कंपनियां करती थी। यहां पर एक सरकारी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का नाम दिया हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? नाम से ही समझ में आता है, जिन पर सरकार का दबदबा होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो सार्वजनिक क्षेत्र वे होते हैं जो सरकार की सहायता से स्थापित किए जाते हैं और इनका जो स्वामित्व होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही होता है। स्थापित भी सरकार द्वारा किए जाते हैं और इनको चलाया भी सरकार द्वारा ही जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से उत्पादन की प्रक्रिया निजी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित की। अब सरकारी जो क्षेत्र थे उनमें धीरे धीरे निजी क्षेत्रों को एंट्री दी गई और ये जो उत्पादन का कार्य है वो धीरे धीरे निजी क्षेत्रों में जाने लगा। पहले निजी क्षेत्र पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, जिसके कारण निजी क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। जिस क्षेत्र में आप प्रतिबंध लगाओगे वो थोड़ा अविकसित रह जाएगा, उसमें इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा। तो इस 1991 से पहले निजी क्षेत्रों पर बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो इस वजह से निजी क्षेत्र ज्यादा विकास नहीं कर पाता था। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों का अनावश्यक विस्तार हो गया और उत्पादकता भी बहुत कम हो गई। अब निजी क्षेत्र यदि अर्थव्यवस्था में नहीं आएंगे तो फिर बचेंगे कौन? सार्वजनिक क्षेत्र ही। तो हर क्षेत्र में लगभग सरकारी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र थे और सार्वजनिक क्षेत्रों की जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होने लगी। सार्वजनिक क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन नहीं रहने से ये सरकार पर बोझ बन गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अब इनका एक छत्र राज हो गया था। तो वित्तीय अनुशासन मतलब आपका फाइनेंशियल जो एरिया है उसमें अनुशासन बरकरार नहीं रख पाए, खर्चे ज्यादा होने लगे, आय कम होने लगी। इसकी वजह से धीरे धीरे सरकार को घाटा होने लगा और यह सार्वजनिक क्षेत्र खुद ही सरकार पर बोझ बनने लग गए थे। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत औद्योगिक नीति में
औद्योगिक लाइसेंसिंग को लगभग समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या में भारी कमी की गई। ये जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया और समाप्त कर दिया गया, ताकि निजी क्षेत्र आराम से बेरोक टोक अपनी फैक्ट्री, अपना उद्योग लगा सके। और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की संख्या में भारी कमी की गई कि ये उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है वो तो घाटा कर रहे हैं, वो सरकार पर बोझ बन रहे हैं, तो उनको अब धीरे धीरे हमें कम करना पड़ेगा, उसकी जगह निजी क्षेत्र के उद्योगों को लगाना पड़ेगा। इस व्यवस्था से निजी क्षेत्र के लिए विकास के द्वार खुल गए, निजी क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होने लग गए। सरकार ने यह भी अपेक्षा की कि निजी पूंजी और प्रबंधन का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रों में करके इनकी स्थिति में सुधार करें। 1991 से पहले मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र थे, अब निजी क्षेत्रों को एंट्री दी गई, तो निजी क्षेत्र आएंगे तो उनका कुशल प्रबंधन भी आएगा, उनके साथ पूंजी भी आएगी। तो सरकार ने सोचा कि ये जो पूंजी आ रही है, इनका जो मैनेजमेंट प्रबंधन आ रहा है, उसका हम उपयोग करेंगे किसके लिए? जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसका विकास करने के लिए, कि वो घाटा नहीं बल्कि लाभ पैदा करें। इसके लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के अंशों को निजी क्षेत्रों में दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी कंपनियां जो भी है, मान लीजिए कि पूरा का पूरा 100%, 100% सरकार का कंट्रोल है उस पर, तो उसमें बोला गया कि निजी क्षेत्रों को भी उसमें कुछ शेयर देते हैं, निजी क्षेत्रों को भी, निजी क्षेत्र के लोगों को भी उसमें एंट्री देते हैं, ताकि सरकारी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो सके, इसमें पूंजी आ सके, ये लाभ पैदा कर सके। निजीकरण का जो मुख्य लक्ष्य है वो है वित्तीय अनुशासन में सुधार करना, मतलब घाटे को लाभ में बदलना, और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना, ताकि अर्थव्यवस्था में एक तरीके से ज्यादा टेक्नोलॉजी और अच्छा मैनेजमेंट आ सके। निजीकरण में सरकारी नीति के कुछ प्रमुख तत्व थे, उनको देख लेते हैं। पहला है जो गैर सामरिक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम मतलब सरकारी कंपनियां, और गैर सामरिक, सामरिक का मतलब होता है युद्ध, तो गैर सामरिक मतलब कि वो सार्वजनिक कंपनियां जो कि युद्ध के लिए सामान नहीं बनाती है। मान लीजिए कोई कंपनी हेलमेट बनाए, जैकेट बनाए, या फिर आपका वायुयान, ये सारी चीजें से रिलेटेड काम करे, ऐसी कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां, वो सरकारी कंपनियां जो कि युद्ध से रिलेटेड नहीं है, उनमें सरकारी भागीदारी को घटाकर 26% या इससे भी कम कर दिया गया। इसमें निजीकरण में सरकारी नीति के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत एक ये इंपॉर्टेंट तत्व आता है कि वो सरकारी कंपनियां जो कि गैर सामरिक क्षेत्र में विद्यमान है, सामरिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं, बाकी दूसरे, उसमें इन सरकार का जो अंश है, सरकार का जो शेयर है, वो 26% या इससे कम कर दिया गया, यानी कि मुख्य रूप से उनमें प्राइवेट कंपनी आ सके। जिन सार्वजनिक उपक्रम या जिन सार्वजनिक उद्योग में सुधार की उम्मीद हो, उनका पुनर्गठन करके उन्हें जीवंत बनाया जाए। ऐसी सरकारी कंपनियां जो सुधार, जिनमें सुधार किया जा सके, उनको ध्यान दिया गया कि अच्छा, इनको हम धीरे धीरे सुधार करते हैं और उनको घाटे से लाभ में लाते हैं। लेकिन जिन सार्वजनिक क्षेत्रों को जीवंत नहीं बनाया जा सकता, उन्हें बंद कर दिया जाए। अब कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी थी जिनको कितनी भी कोशिश कर लो, वापस घाटे से लाभ में नहीं लाया जा सकता, तो उन्हें धीरे धीरे फिर बंद कर दिया जाए। बीमा और बैंकिंग व्यवसाय भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। जो बीमा व्यवसाय है, जो बैंकिंग व्यवसाय है, आज हम देखते हैं बीमा और बैंक में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, मुख्य रूप से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के हाथ में थी, तो इस क्षेत्र को भी फिर धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। कई क्षेत्र 100% निवेश के साथ विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए। विदेशी निवेशक, मैंने बताया, निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना, और विदेशी का मतलब होता है जो दूसरे देश का हो। तो विदेशी निवेशक कौन हो गया? दूसरे देश का व्यक्ति या दूसरे देश की कंपनी जो अपने देश की कंपनी में पैसा लगा सके, उन्हें बोला जाएगा विदेशी निवेशक। तो बहुत सारे क्षेत्रों को खोल दिया गया और बोल दिया गया कि विदेशी निवेशक इसमें 100% पैसा लगा सकते हैं। अब रेल और सुरक्षा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के अंश निजी निवेशकों को बेचे जा रहे हैं। रेलवे को छोड़ दीजिए आप, और सुरक्षा क्षेत्र, ये जो सामरिक क्षेत्र है, उसको छोड़ दो। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे निजी निवेशकों को अंश, उसके शेयर बेचे जा रहे हैं। उसका प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे ध्यान बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास कर रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो इस निजीकरण की प्रक्रिया को, कि सरकारी कंपनियों के शेयर
प्राइवेट लोगों को बेचे जाए, प्राइवेट कंपनियों को बेचे जाए, इस प्रोसेस को तेज कर रही है। इसका एक मेन उद्देश्य है कि राजकोषीय घाटों को पूरा करना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब व्यय यानी कि खर्चा आय से ज्यादा होता है तब घाटा होता है, उसे बोला जाता है राजकोषीय घाटा। तो सरकारी कंपनियों के जो शेयर है वो निजी क्षेत्रों को बेचकर उससे जो पैसा है वो इस घाटे को पूरा करने में लगाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं वैश्वीकरण की तरफ। पहले हमने देख लिया आपका उदारीकरण, फिर आपका निजीकरण, और तीसरा पिलर है अपना वैश्वीकरण। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हम विश्व के अलग अलग देशों के साथ मुक्त रूप से व्यापार कर सके, वस्तुओं का सेवाओं का लेन देन कर सके, इसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। तो इस आर्थिक सुधार 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वैश्वीकरण। तो प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी मतलब पैसा और बौद्धिक संपदा का बिना रोक टोक आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे पूंजी हो, चाहे बौद्धिक संपदा हो, इसका बेरोक टोक, बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देशों में आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? भाई संपदा क्या होती है? जो भी चीज जो मेरे काम आ जाए, जैसे कि ये पेन है, जैसे कि आपका ये रिमोट है, जैसे ये टी शर्ट है, ये सब मेरे काम आ रहे हैं, ये मेरी घड़ी है, ये काम आ रहे हैं, तो ये संपदा हो गई। तो बौद्धिक संपदा क्या होती है? जो मेरी बुद्धि में है, जो मेरे विचार है, जिनसे मैं कोई चीज बना सकता हूं, वो मेरी बौद्धिक संपदा है। तो इन सब चीजों का बेरोक टोक आदान प्रदान करना विश्व के अलग अलग देशों में, उसे क्या क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व को आपस में एक दूसरे पर निर्भर करना और एकीकृत करना, ताकि विश्व के सभी देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सके, निर्भर हो सके, और पूरा देश इस व्यापार के माध्यम से, व्यापार के आधार पर एक हो सके। वैश्वीकरण का मेन उद्देश्य यही है। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी व्यापार और निवेश पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, जिससे घरेलू उत्पादन की सुरक्षा हो सके। आजादी के बाद भारत सरकार ने सोचा कि हम दूसरे देशों से आने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों? ताकि अपने देश में जो कंपनियां हैं, अपने देश के जो उद्योग है, वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनको दूसरों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़े, कंपटीशन नहीं करनी पड़े। ये सोच के साथ विदेशी व्यापार पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों में सरकार ने यह सोचा, यह निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करें ताकि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सरकार ने सोचा कि नहीं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी बोला कि हम आपको लोन देंगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, और भारत सरकार ने भी सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं और विश्व व्यापार को थोड़ा सा मुक्त करते हैं, ताकि अपने जो उद्योग है वो उनके साथ कंपटीशन कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, और कंपटीशन के चक्कर में अपने उद्योगों की गुणवत्ता अच्छी होगी, अपने उद्योगों के जो उत्पाद होंगे वो बहुत शानदार होंगे, उनको हम दूसरे देशों में निर्यात भी कर पाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा विकसित कर पाएंगे। वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बिल्कुल ये सही बात है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ने लगी। वैश्वीकरण से भारतीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति हुई, जिससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई इस वैश्वीकरण के बाद। भारत में पूंजी के स्वतंत्र आवागमन के लिए उचित वातावरण का निर्माण हुआ। पूंजी क्या होती है? आसान भाषा में आप समझ सकते हो, पैसा। तो दूसरे देशों से पैसा आ भी सकता है, अपनी कंपनियों में लगाया भी जा सकता है, और अपने लोग भी दूसरे देशों की कंपनियों में मुक्त रूप से पूंजी लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे का आदान प्रदान होने से व्यापार आगे बढ़ता है, अर्थव्यवस्था विकास की ओर आगे बढ़ती है। नई तकनीक मिलने से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ी और लागत में भी कमी आई। अब दूसरे देशों के साथ आप व्यापार करोगे तो दूसरे देशों से आप अच्छी अच्छी मशीन मंगाओगे, शानदार टेक्नोलॉजी का आयात करोगे, और उस मशीन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने देश का उत्पादन शानदार करोगे। आपकी जो चीजें बनेगी वो बहुत ज्यादा गुणवत्ता वाली होगी, और गुणवत्ता वाली भी होगी। साथ ही चूंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन आ रही है, तो कम समय में ज्यादा सामान का उत्पादन होगा। इस वजह से गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का सामान, वो भी कम लागत में बनेगा, तो आप फिर इसे निर्यात भी कर सकते हो और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? कंपनियां मतलब कंपनियां, और बहुराष्ट्रीय मतलब एक से ज्यादा देश में
जिनकी फैक्ट्रियां होती है या जिनकी कंपनियां होती है उन्हें बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण इस वैश्वीकरण की गति को और तेजी मिली है, वैश्वीकरण के आधार को और मजबूती मिली है। आगे बढ़ते हैं। संचार क्षेत्र में आई क्रांति से सारा विश्व एक गांव के रूप में हो गया है। समय के साथ साथ संचार में भी बहुत ज्यादा क्रांति आई है, संचार क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। संचार क्षेत्र मतलब जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि इंटरनेट है, उपग्रह संचार प्रणाली है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तेजी आई है और इसकी वजह से ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है और पूरा विश्व मानो एक गांव के रूप में काम कर रहा है। मतलब आप हजारों किलोमीटर की दूरी को एक सेकंड में पूरा कर सकते हो संचार के माध्यम से। मान लीजिए कि आप भारत की एक कंपनी हो और आपको दूसरे देशों से कोई सामान मंगाना है और किसी और देश पे सामान बेचना है, तो आप मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी कोई चीज का ऑर्डर दे सकते हो। आपके चीजें आ जाएगी जल्दी ही और वापस आप इसको निर्यात भी कर सकते हो। तो मानो संचार क्रांति की वजह से पूरा विश्व एक गांव के रूप में उभर रहा है। मीलों दूर हो रही, हजारों किलोमीटर दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं इस वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण ही अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। बहुत सारी भारत की कंपनियां जो है वो अब विदेशों में भी व्यापार करने लगी है। बहुत सारी भारतीय कंपनियों के स्टोर्स है, आउटलेट्स है, फैक्ट्रीज है, बाहर के देशों में भी उपलब्ध होने लगे हैं इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण। जैसे कि सन 2001 में टाटा टी ने इंग्लैंड की टेटली को खरीदकर पूरे विश्व को चकित कर दिया था। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप का एक टाटा टी, आपने चाय पी होगी टाटा टी की, तो इसने इंग्लैंड की एक कंपनी टेटली को खरीदकर पूरे विश्व को चकित कर दिया था। सोचिए वैश्वीकरण का कितना बड़ा लाभ हुआ है भारत को। 2004 में, इसके लगभग 3 साल बाद, टाटा स्टील ने, अब टाटा ग्रुप का ही वो कंपनी जो स्टील बनाती है, तो टाटा स्टील ने सिंगापुर की नेट स्टील को 1245 करोड़ रुपए में और टाटा मोटर्स ने डेबू के कोरिया स्थित भारी वाहन संयंत्र को खरीद लिया। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण कंपनियों की खरीद फरोख्त भी हो रही है। भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में अपने आउटलेट लगा रही है, फैक्ट्री उद्योग लगा रही है और दूसरे देशों की कंपनियों को खरीद भी रही है। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को लागू करने और सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। वैश्वीकरण की ये जो प्रक्रिया है कि वर्ल्ड के सारे देश एक दूसरे के साथ मुक्त रूप से व्यापार कर सके, चीजों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, बौद्धिक संपदा का बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट संस्थाओं ने बहुत ज्यादा उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसने भारत को लोन दिया था, IMF जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसने भी भारत को लोन दिया था, और एक है विश्व व्यापार संगठन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 संस्थाएं हैं, तो वैश्वीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, जिसे बोला जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में तारीख 1 जनवरी। देशों के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण और नियमन का कार्य करता है। इसका मेन काम क्या है भाई? इस वैश्वीकरण के माध्यम से देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अब इस व्यापार में बहुत सारे नियम होंगे कि मान लीजिए कोई विकसित देश है और कोई अल्प विकसित देश है, तो इस विश्व व्यापार के कारण अल्प विकसित देश ऑब्वियस है कि पिछड़ जाएगा व्यापार में और विकसित देश को बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो किसी देश को ज्यादा लाभ ना हो जाए और किसी देश को घाटा ना हो जाए, इसका यह ध्यान रखता है, नियम बनाता है और इन नियमों को बहुत मजबूती से लागू करने का काम यह विश्व व्यापार संगठन WTO करता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करने और नियंत्रण का कार्य करता है। अब कुछ देश है जो कि बहुत सारे देशों के साथ ग्रुपिंग बना लेता है। अब इस ग्रुपिंग में क्या नियम होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? ये WTO, विश्व व्यापार संगठन रखता है। देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का कार्य भी करता है। अब किन्हीं 2 देशों के बीच में यदि विश्व व्यापार के अंतर्गत मान लीजिए कोई विवाद आ गया, तो उस विवाद को निपटाएगा कौन? ये WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो ये थी अपनी बात LPG रिफॉर्म की, आर्थिक सुधारों की। अब देखते हैं हम पाठगत प्रश्न, मतलब पाठ के बीच में
पूछे गए क्वेश्चन। किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। ये सीधा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे आ गया? क्योंकि 5 क्वेश्चन अभी तक हमने भाग 1 और भाग 2 में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये क ख ग घ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए हैं और इन 4 वाक्यों में रिक्त स्थान है, हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला रिक्त स्थान है यानी कि क रिक्त स्थान है, विदेशों से आयात करने पर भारत को भुगतान डैश 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 में करना होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम विदेशों से आयात यानी कि सामान आ रहा है, तो भारत यदि विदेशों से कोई सामान खरीद रहा है तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा? क्या रुपए देना पड़ेगा या डॉलर देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा डॉलर। तो यहां आ जाएगा आपका डॉलर। दूसरे देशों से कोई सामान सेवा का आयात करने पर भारत को बदले में क्या देना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा, ना कि रुपए। ख है उदारीकरण से पहले भारत में उद्योग लगाने के लिए डैश 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 व्यवस्था थी। ये उदारीकरण, ये जो आर्थिक सुधार हुए उससे पहले भारत में कोई भी उद्योग लगाना है आपको, तो आपको क्या मुक्त व्यवस्था थी या लाइसेंस व्यवस्था थी? हमने अभी देखा कि 1991 से पहले तो बहुत सारे प्रतिबंध थे जो कि लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो ये उदारीकरण से पहले लाइसेंस व्यवस्था थी। ग है निजीकरण की प्रक्रिया डैश 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 अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। बोला जा रहा है कि ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है, हमने देखा आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा पिलर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, तो बोला जा रहा है ये किस अर्थव्यवस्था की अवधारणा है? हमने देखा था कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उनका दबदबा होता है। घ है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड डैश 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 क्षेत्र है। एक कंपनी का नाम दिया हुआ है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बोला जा रहा है कि क्या ये निजी क्षेत्र की है या सार्वजनिक क्षेत्र की है? हमने देखा था कि ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी कंपनी है। आज की क्लास में हमने देखा था। तो ये थे 4 रिक्त स्थान। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन मतलब क्या होता है? कोई भी देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो एक साल में जितना भी व्यापार आयात निर्यात किया उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का विवरण क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। आज की क्लास में हमने ये समझा। क्वेश्चन नंबर 8 है मुद्रास्फीति का अर्थ बताओ। मुद्रास्फीति क्या होती है? आसान भाषा में बोला जाए तो महंगाई को ही मुद्रास्फीति बोला जाता है। यदि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, सामने वस्तुएं कम है, तो वो कंडीशन किस में तब्दील हो जाएगी? मुद्रास्फीति या महंगाई में बदल जाएगी। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति, और खरीदने की शक्ति कब बढ़ती है? जब आपके पास मुद्रा बढ़ती है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आता है कि विश्व के सभी देशों के साथ, लगभग सभी देशों के साथ आप वस्तु का, सेवा का, पूंजी का, बौद्धिक संपदा का बेरोक टोक आदान प्रदान कर सको, इसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। तो देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वीकृत कराना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? नाम से ही समझ में आता है कि ऐसी कंपनियां जो कि अलग अलग राष्ट्रों में व्यापार करती है उसे ही कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNC। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, उसे ही कहा जाता है आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें पढ़ी है, मुख्य रूप से हमने आर्थिक सुधार, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा है, तो इनको आज ही रिवाइज कर डालिए ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। तो आज की क्लास आशा है कि आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।